नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के संबंध में सही है। 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2022 में भारत 50वें स्थान पर था या फिर 2015 से भारत की रैंक में लगातार गिरावट आई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत के प्रदर्शन की सराहना की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी किया जाता है। 2022 की रैंकिंग में भारत 132 में से 40वें स्थान पर रहा था, जबकि 2021 में 46वें और 2015 में 81वें स्थान पर था। स्विट्जरलैंड 2022 में लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड का स्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विलेज डिफेंस गार्ड्स यानी VDG किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड स्थापित किए जाएंगे, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि ग्राम रक्षा समितियों यानी VDCs का नाम बदलकर अब ग्राम रक्षा गार्ड यानी VDG कर दिया गया है। VDC का गठन 1995 में पहली बार तत्कालीन डोडा जिले, अब किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिले में उग्रवादी हमलों के खिलाफ किया गया था। तत्कालीन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दूर दराज के पहाड़ी गांवों के निवासियों को हथियार प्रदान करने और उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियारों का प्रशिक्षण देने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में ग्राम रक्षा गार्ड यानी VDG स्थापित करने की नई योजना को मार्च 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। VDC सदस्य की तरह प्रत्येक VDG को एक बंदूक और 100 राउंड गोला बारूद प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, अमू दरिया नदी किस देश में बहती है। टर्की, जॉर्डन, अफगानिस्तान या फिर कतर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबानी प्रशासन ने अमू दरिया बेसिन से तेल निकालने के लिए एक चीनी कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अमू दरिया मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा साझा की जाने वाली एक सीमा पारीय नदी है, इसलिए विकल्प सी सही है। अमू दरिया का अधिकांश प्रवाह ताजिकिस्तान 72.8%, अफगानिस्तान 14.6% और उज्बेकिस्तान 8.5% में है। यह नदी तटवर्ती देशों की कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय पुनरुद्धार प्रवासन सहायता परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह जापान की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 2, इसके तहत टोक्यो से बाहर जाने वाले परिवारों को प्रति बच्चा 10 लाख येन तक का भुगतान किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। जापान अपने नागरिकों को टोक्यो से बाहर जाने के लिए सब्सिडी की पेशकश कर रहा है। क्षेत्रीय पुनरुद्धार प्रवासन सहायता परियोजना टोक्यो महानगरीय क्षेत्र से बाहर जाने और व्यवसाय या काम शुरू करने के लिए टोक्यो के लोगों को सब्सिडी प्रदान करती है।
इसलिए कथन 1 सही है। इसके तहत यदि इस शहर के निवासी टोक्यो महानगरीय क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो सरकार परिवारों को प्रति बच्चा 10 लाख येन तक का भुगतान करेगी। इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। यह राशि पहले 3 लाख येन निर्धारित की गई थी, लेकिन राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या की सघनता को देखते हुए इसे बढ़ाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, डाईबैक रोग सबसे पहले किस राज्य में रिपोर्ट किया गया था? उत्तराखंड, बिहार, केरल या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाल ही में डाईबैक रोग ने तेलंगाना में नीम के पेड़ों पर हमला किया। डाईबैक रोग सभी उम्र के नीम के पेड़ों की पत्तियों, टहनियों और पुष्प क्रम को प्रभावित करता है। इस रोग के कारण सबसे पहले पेड़ों की पत्तियां सूखने लगती हैं। इसके बाद पतली टहनियां और फिर मोटी टहनियों के सूखने के बाद पूरा पेड़ सूख कर नष्ट हो जाता है। यह गंभीर रूप से संक्रमित पेड़ों में फलों के उत्पादन में लगभग 100% की कमी का कारण बनता है। यह बीमारी देश में पहली बार 1990 के दशक में उत्तराखंड में देहरादून के पास दर्ज की गई थी। इसलिए विकल्प ए सही है, जबकि इसे पहली बार 2019 में तेलंगाना में देखा गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओज़ेम्पिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मधुमेह विरोधी दवा, फ्रेंच पॉलिनेशिया में द्वीप, मंगल ग्रह पर ज्वालामुखीय गड्ढा या फिर मरीन मछली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मधुमेह विरोधी दवा। हाल ही में ओज़ेम्पिक दवा वजन कम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। ओज़ेम्पिक दवा टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित वयस्कों के लिए एक इंजेक्शन वाली दवा है। इसलिए विकल्प ए सही है। यह ब्लड शुगर के स्तर और इंसुलिन को नियंत्रित करती है। इसे डैनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क द्वारा विकसित किया गया है। इसे 2017 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मधुमेह विरोधी दवा। अगला प्रश्न है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, सिक्किम, असम या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। हाल ही में केंद्र सरकार ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, दीमा हसाओ ऑटोनॉमस टेरिटोरियल काउंसिल और कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस टेरिटोरियल काउंसिल के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह टेरिटोरियल काउंसिल असम राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह काउंसिल भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत बनाई गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के पास इसमें शामिल जिलों में 40 से अधिक नीतिगत क्षेत्रों में विधायी, प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां हैं। इसमें उदलगुरी, बक्सा, चिरांग, कोकराझार जिले शामिल हैं और इसका मुख्यालय कोकराझार में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न है, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने 4 देशों के साथ 2+2 संवाद किया है। 2. फ्रांस भी भारत के साथ 2+2 वार्ता करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता की। यह वार्ता इंडो पैसिफिक, अफगानिस्तान, G20, रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। आपको बता दें कि कूटनीतिक व सुरक्षा मुद्दों पर भारत एवं उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के एक प्रारूप को 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहा जाता है। यह संवाद भागीदारों देशों को एक दूसरे की रणनीतिक चिंताओं और संवेदनशीलताओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है। साथ ही यह तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में अधिक मजबूत और एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाता है। भारत के 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2+2 संवाद किए हैं।
इसलिए कथन 1 सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्य सचिव किसके द्वारा चुना जाता है? उस राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग, मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। हाल ही में मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इससे पहले मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि किसी राज्य का मुख्य सचिव राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठतम सिविल सेवक होता है। इसको मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। हालांकि यह नियुक्ति राज्यपाल के नाम पर की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा विनियमित है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने विनिमय मार्ग के जरिए सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की पुनर्खरीद को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत स्थापित नियामक प्राधिकरण है। यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख नियामक है। इसके प्राथमिक कार्यों में निवेशक हितों की रक्षा करना, भारतीय प्रतिभूति बाजारों को बढ़ावा देना और उन्हें विनियमित करना है। इसलिए विकल्प ए सही है। अप्रैल 1988 में सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। प्रारंभ में यह एक गैर वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना और इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अंतिम प्रश्न है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1964, 1965, 1966 या फिर 1967? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1967। हाल ही में केंद्र सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया है। केंद्र सरकार ने इस समूह को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूएपीए को पहली बार 1967 में अधिनियमित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधि संघों की रोकथाम करना था। वर्ष 2019 में यूएपीए अधिनियम 1967 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच उप अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1967। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अमेरिकन फुल ब्रूड यानी AFB क्या है? कैलिफोर्निया में एक फल, दुनिया का सबसे बड़ा जंगली फूल, बांस की प्रजातियां या फिर मधुमक्खियों का एक रोग? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।